हेलो वेलकम टू न्यू लेसन्स। मेरा नाम है आज़ाद। पिछले वीडियो में मैंने आपको अस्लीप इन द वैली का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अस्लीप इन द वैली का डेट ऑफ कॉम्पोजिशन, इसका थीम, इसका फॉर्म और आर्थर रिम्बाउड ने इसमें कौन कौन से इमेजेस यूज़ किए हैं वो भी बताऊंगा। साथ ही देखेंगे इस पोम का सब्सटेंस या समरी। सबसे पहले हम देखेंगे अस्लीप इन द वैली का डेट ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है, ये किस बैकग्राउंड में लिखी गई है। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि अस्लीप इन द वैली एक वॉर के दौरान लिखी गई है। आर्थर रिम्बाउड खुद सोल्जर थे, 1854 में पैदा हुए। उसके बाद इन्होंने कुछ कई जंगों में पार्टिसिपेट किया, कई वॉर में, फ्रांस की तरफ से। तो डेट ऑफ कॉम्पोजिशन की जब बात करते हैं अस्लीप इन द वैली की, तो एग्जैक्ट डेट बताना बड़ा मुश्किल है इस पोम का। लेकिन ऐसा कयास किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि दो ऐसी जंगें हो सकती हैं, दो ऐसे वॉर्स जिनके दौरान अस्लीप इन द वैली को कंपोज किया गया होगा। पहला जो डेट कयास किया जाता है वो है 1870 1870, जिस दौरान फ्रैंको प्रूशियन वॉर लड़ी जा रही थी, यानी कि फ्रांस और प्रूशिया के दरमियान एक जंग लड़ी जा रही थी उस दौरान। और दूसरा जो डेट है वो 1877 है, जो फ्रांस और रशिया के बीच में लड़ी जा रही थी। तो इन्हीं दो डेट्स में से कोई एक डेट हो सकती है इसके कॉम्पोजिशन की। अब देखते हैं इसका थीम। देखिए, इस पोम का थीम बिल्कुल सिंपल है, वॉरफेयर की यूजलेसनेस और उससे रिजल्ट होने वाले डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया इस पोम में। यही इसका थीम है, यूजलेसनेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉरफेयर। जंग में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, इंसानों की जान जाती है, जान माल दोनों का नुकसान होता है और हर तरफ तबाही तबाही। इसी बीच एक सोल्जर जो इसी थकान से चूर हो चुका है, यानी कि जंग लड़के, तबाही देख के, इस यूजलेसनेस का शिकार होके, वो अब एक ब्यूटीफुल वैली में सो रहा है, हमेशा की नींद सो रहा है। अब उसे कोई जंग लड़ना नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वो हमेशा की नींद सो चुका है। ये नींद असल में मेटाफर है डेथ का, यानी कि स्लीप बताया जा रहा है लेकिन ये असल में डेथ सिग्निफाई कर रहा है इसका स्लीप। तो ये मेटाफर है। और सोल्जर का ये स्लीप, यानी कि इसकी जो नींद है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगी, कभी भी इसकी नींद में कोई खलल पैदा नहीं होगी, ये कभी भी अपनी नींद से जागेगा नहीं। असल में ये जंग का एक विक्टिम बन गया है, शिकार हो गया है जंग की डिस्ट्रक्शन का, जंग की यूजलेसनेस का। अब देखते हैं इसका फॉर्म। तो ये पोम कंपोज की गई है एक सोनेट के फॉर्म में। सोनेट के ऊपर अलग से एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ मैं ब्रीफ में आपको बता दूँ वो शॉर्ट में कि सोनेट क्या होता है और ये किस तरह का सोनेट है। देखिए, सोनेट आमतौर पे 14 लाइन का होता है और वो दो टाइप का होता है। एक होता है शेक्सपियरियन सोनेट, यानी कि वो शेक्सपियर साहब के एक पर्टिकुलर पैटर्न पे, और दूसरा है पेट्रार्कन सोनेट। जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रार्क एक इटालियन पोएट थे, उन्हीं के पैटर्न पे जब सोनेट कंपोज की जाती है तो उसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है या पेट्रार्कन सोनेट। ये जो पोम कंपोज की गई है ये पेट्रार्कन फॉर्म की सोनेट है, यानी कि ये पेट्रार्कन पैटर्न पे कंपोज की गई है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो डिविजन्स। पहला 8 लाइन का, दूसरा 6 लाइन का। पहले 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं और दूसरे 6 लाइन को सिस्टेट। देखिए, ऑक्टेव का मतलब ही 8 लाइन का और सिस्टेट का मतलब ही 6 का होता है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से इमेजेस यूज़ किए हैं आर्थर रिम्बाउड ने इस पोम में। आर्थर रिम्बाउड ने इसमें बहुत सारे इमेजेस यूज़ किए हैं नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि वैली जो है वो एक ग्रीन हॉलो है। देखिए, घास ग्रीन है यानी कि घास से ढकी हुई है, और हॉलो है ये दर्शाता है, जाहिर करता है कि आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसकी वजह से ये वादी बहुत गहरी मालूम हो रही है। नहर बहुत स्लो है और बताया कि नहर इस तरह से बह रही है, इतनी
जैसे कि वो लग रहा हो कि हरी हरी घास पे चांदी का कोई धागा या तार लहरा रहा है या बहता हुआ चला रहा है। और वहीं सूरज की रोशनी के लिए, सनरेज के लिए बताया कि ये स्ट्रीम कर रही है, यानी कि जैसे आसमान से नहर बह रही हो धूप की, सूरज की रोशनी की। उसके बाद बताया कि जो घास का मैदान है, यानी कि वादी में जो घास से ढकी हुई फर्श है, उस पे इस तरह से ये सोल्जर लेटा हुआ है जैसे ये इसका बिस्तर है। इनफैक्ट उस घास के मैदान को, वादी को, पोएट ने सोल्जर का बिस्तर करार दिया है। और इसके साथ ही लंबी घास को, फर्न्स को बताया है कि उसका तकिया है, उसके सर के नीचे उसके तकिए का काम कर रहा है। इसके अलावा हमिंग इंसेक्ट्स को भी दिखाया कि वो किस तरह से नाकाम हो जाते हैं उसको उसकी नींद से जगाने से। ऐसी नींद जो कि इटर्नल है, वो इटर्नल स्लीप में सोया है। ये देखिए स्लीप, मैंने पहले भी बताया कि ये मेटाफर है, यानी कि ये डेथ सिग्निफाई कर रहा है। इस स्लीप का मतलब क्या है? सीधा डेथ, इटर्नल स्लीप है। इसके बाद हम देखते हैं कि यंग सोल्जर स्माइल कर रहा है बिल्कुल गाइललेस वे में। इसमें कोई भी बदनीयती नहीं है, कोई बुराई, कोई निगेटिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनोसेंस है, मासूमियत है, पाकीज़गी है, सफाई है, कोई इसमें छल नहीं है। और इसीलिए इसको कंपेयर किया है इनोसेंट चाइल्ड की हंसी से, जो एक बहुत छोटा बच्चा जब हंसता है, जिसके मन में, जहन में कोई ऐसी बात नहीं, दुनियावी कोई बात नहीं होती, हर छल से वो पाक होता है, हर तरह की बदनीयती और बुराई से पाक होता है, तो उसके चेहरे पर जो हंसी होती है, उसी हंसी को सोल्जर की हंसी के साथ कंपेयर किया है। और फिर बताया है कि कैसे 2 बुलेट वुंड्स नजर आ रहे हैं सोल्जर की साइड में, प्रोबेबली पसली में कह सकते हैं। उसकी पसलियों में, सोल्जर के पसलियों में 2 छेद नजर आते हैं, लाल सुराख नजर आते हैं, जो सिग्निफाई करते हैं, जो ये दर्शाते हैं, जाहिर करते हैं कि उसे गोली लगी है। ये बुलेट वुंड्स हैं, जिसकी वजह से खून प्रोबेबली निकला है जो लाल है। और इस तरह से उन्होंने कई सारे इमेजेस हमें इस पोम में दिखाए हैं, जो हमें इसका थीम समझने में मदद करती है। मैंने जो पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर रखे हैं, आप इन पॉइंट्स से अपना आंसर तैयार कर सकते हैं इसके सब्सटेंस का। देखिए, ये आपको सारे यही पॉइंट्स लिखने हैं, बस इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना है, इन्हीं सारे पॉइंट्स को। सब्सटेंस को देखिए हमने 2 पार्ट में बांट रखा है। अभी मैं ऑक्टेव बता रहा हूं आपको। पहले 8 लाइन में क्या बातें कही हैं आर्थर रिम्बाउड ने? वो बता रहे हैं कि देयर इज अ ग्रीन वैली, इट इज अ ग्रीन वैली सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स। एक हरी सी वादी है और वो चारों तरफ से घिरी है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। और वहीं a stream flows softly as if it spreads silver ribbons on the grass. It appears that it spreads silver ribbons, silver threads. ऐसा लग रहा है कि जैसे घास पर ना वो नहर नहीं बह रही, बल्कि चांदी का कोई तार छूटता हुआ आ रहा है, कोई धागा छूट रहा है हरी हरी घास पर। और जब सूरज शाइन करता है, as the sun shines from the top of the mountain, the sun rays fill the valley with its brightness. और सूरज जो है वो ऐसा ऊपर से चमक रहा है जैसे कि वहां से बहता हुआ आ रहा हो। जो वर्ड इसमें इस्तेमाल किया वो था स्ट्रीम का, कि सन रे जो स्ट्रीम कर रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, और वो वादी को रोशनी से भर रहा है, रोशन कर रहा है। वहीं एक यंग सोल्जर सोया है, ओपन माउथ, मुंह खोले, विद अ पिलो मेड ऑफ फर्न्स, और सर के नीचे घास का तकिया है। मेड ऑफ करके अक्सर बताते हैं कि कोई चीज किससे बनी है, तो घास का तकिया, यानी कि ऊंची ऊंची घास जो है, लंबी लंबी फर्न्स कहते हैं लंबी घास को, वो उसके सर के नीचे तकिया काम कर रही है। और ही अपीयर्स टू बी टेकिंग अ नैप,
वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग अ नैप। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो थोड़ी देर में ही जाग जाएगा। नैप का एक्चुअली मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सोना, थोड़े वक्फे के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जो आप सोचते हैं झपकी लेते हैं, जिसको हम कहते हैं झपकी लेना। नैप का एक्चुअली मतलब वही है, थोड़ी देर के लिए सोना। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो हमेशा के लिए नहीं सोया, ये उसका इटर्नल स्लीप नहीं, बल्कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक नैप है, एक झपकी है, जिसके बाद वो फौरन जाग जाएगा। एंड द बुशेस एंड प्लांट्स ऑफ द वैली प्रिपेयर हिज ग्रीन बेड। और जो बुशेस हैं आसपास, जो अंडरग्रोथ्स हैं, जो झाड़ियां हैं, छोटे पौधे हैं, वो उसके ग्रीन बेड का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं पर वो लेटा हुआ है, उन्हीं के दरमियान में। और दे मीन्स दैट बेड हैज अब्जॉर्ब्ड द एनर्जी ऑफ द सन, यानी कि उस घास के मैदान ने जो उसके लिए बिस्तर का काम कर रही है, उसने सूरज की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर, उसके धूप की मदद से, उसकी रोशनी की मदद से, जो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। ये जो टर्म यूज़ किया गया था सन सोक्ड बेड, सोक्ड कहते हैं पूरी तरह से तर को, जो पूरी तरह से भरी हो किसी चीज़। आमतौर पे ये हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी से कोई चीज़ तर हो तो उसे सोक्ड कहा जाता है, लेकिन यहाँ धूप की बात हो रही है, सन सोक्ड। सन की पूरी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली है वहाँ की घास ने, वहाँ के पौधों ने। अब बढ़ते हैं सिस्टेट की तरफ। सिस्टेट में हम देखते हैं कि हिज फीट आर अमंग द फ्लावर्स, फूलों के बीच में सोल्जर के पैर हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, सिग्निफाई ये कर रहा है कि खुद नेचर भी उस मरे हुए सोल्जर को रिस्पेक्ट दे रही है, एक तरह का रिगार्ड पे कर रही है। कोई भी इंसान मर जाता है तो उसके पैरों में, कदमों में फूल चढ़ाए जाते हैं। यही काम नेचर भी कर रही है इस सोल्जर के साथ। इन हिज स्लीप ही अपीयर्स पेल, और वो अपनी नींद में, व्हाइल स्लीपिंग, ही अपीयर्स पेल, बिल्कुल ठंडा मालूम हो रहा है। पेल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पेल का एक्चुअली मतलब क्या है, कोल्ड यहाँ पे, क्योंकि वो पूरी तरह से कोल्ड पड़ चुका है, जिसकी वजह से उसके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका हो गया है, सफ़ेद सा हो गया। बट ही इज स्टिल स्माइलिंग इनोसेंटली लाइक अ चाइल्ड, लेकिन वो एक छोटे बच्चे की तरह हंस रहा है, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। जैसे एक मासूम बच्चे की हंसी में कोई छल, कोई कपट नहीं होता, एक इनोसेंस होता है, एक मासूमियत होती है, हर चीज़ से, हर तरह की बदनीयती या बुराई से पाक होता है। बिल्कुल वैसी ही हंसी है इस सोल्जर के चेहरे पर। ही इज स्माइलिंग लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंट इन्फेंट चाइल्ड। नेचर लविंगली क्रेडल्स हिम, और नेचर जो है, क्रेडल का देखिए मतलब होता है वो झूला या पालना, इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल मैंने पॉइंट में किया है। नेचर लविंगली क्रेडल्स हिम, नेचर उसको बड़े प्यार से पाल रही है, जैसे उसको अपने आगोश में लिए हुए। क्रेडल से मुराद यहाँ आगोश में लिए हुई है, और उसको प्रोवाइड करती है द नेसेसरी हीट टू कीप हिम वार्म, ताकि वो गर्म रहे। देखिए कोई चीज़ गर्म है तब तक वो जिंदा है, जैसे ही वो ठंडी पड़ी, ये ठंडा हो जाना ही मौत है। हम यहाँ देखते हैं कि नेचर उसको प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी हीट टू कीप हिम वार्म, उसको गर्म रखने के लिए नेसेसरी हीट दे रही है। सन बहुत तेज़ चमक रहा है, सन सोक्ड बेड है, धूप एकदम गर्म बिस्तर है उसका। इट प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम द कोल्ड, सर्दी से उसको बचा भी रही है, क्योंकि अबंडेंट सन रेज है, सनलाइट है। द बजिंग साउंड ऑफ द इंसेक्ट्स डज नॉट इंटरवीन इन हिज स्लीप, अफेक्ट हिज स्लीप, उसके नींद में किसी भी तरह का खलल पैदा नहीं कर रही है वो इंसेक्ट्स की आवाज़। वो जो हमिंग साउंड है, बजिंग साउंड है, उससे किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही है उसकी नींद के दौरान में, क्योंकि उसका जो ये स्लीप है ये इटर्नल स्लीप है। ही अपीयर्स टू बी स्लीपिंग पीसफुली विथ हिज वन हैंड ऑन हिज चेस्ट, एक हाथ अपने सीने में रखे वो इस इत्मीनान के साथ सो रहा है जैसे कि वो बरसों का थका हो, जैसे वो जंग से थक गया हो। अब वो हमेशा की नींद में सो रहा है, इटर्नल स्लीप में। वहीं जब नज़दीक से देखते हैं उसको, जब क्लोजली उसको देखते हैं, तो उसकी पसलियों में, उसके साइड में, साइड ऑफ हिज बॉडी में हमें दो सुराख नज़र आते हैं। ये दो सुराख लाल हैं,
जो सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये बुलेट वुंड्स हैं। ये बुलेट वुंड्स उसको बैटलफील्ड में लगे हैं, जंग के दौरान लगे हैं। देखिए, जंग का नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही और लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है। जंग से कुछ हासिल नहीं है, यूजलेस है। वॉरफेयर सिर्फ और सिर्फ यूजलेस है और डिस्ट्रक्टिव है। इसका क्रूअल चेहरा हमें इस पोम में आर्थर रिम्बाउड ने दिखाया है। ये एक एंटी वॉर पोम है जो कि सोनेट के फॉर्म में कंपोज की गई है और इसका सब्सटेंस अभी हमने देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पोम आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस पोम को समझने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।